आप सभी को झारखंडी जोहार। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरों को दिखाया जा रहा है। अगर आप लोग ऑब्जेक्शन न्यूज में नए हैं तो ऑब्जेक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरों को देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ वीडियो को लोगों तक शेयर करें। चलिए चलते खबरों की ओर। छात्र संघ का जनाक्रोश मार्च, आज हजारों छात्र होंगे शामिल। राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को लेकर आजसू छात्र संघ आज शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च निकालेगा। यह मार्च रांची के बापू वाटिका मोरहाबादी से राजभवन तक आयोजित होगा, जिसमें राज्य से बड़ी संख्या में छात्र शामिल होने की संभावना है। संघ का कहना है कि लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने से गहरा आक्रोश और सरकार की चुप्पी असहनीय हो गई है। मार्च के दौरान आजसू छात्र संघ का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा और मांग करेगा कि 2024-25 सत्र की लंबित छात्रवृत्ति के वितरण में तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही ई कल्याण पोर्टल पर सभी लंबित आवेदनों की स्थिति सार्वजनिक करने का निर्देश सरकार को दिया जाए, ताकि व्यवस्था पारदर्शी हो सके। आजसू केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव तथा युवा आजसू रांची नगर अध्यक्ष अमित यादव ने बताया है कि झारखंड के SC, ST और OBC वर्ग के लाखों छात्र पिछले कई महीनों से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह देरी केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सरकार की गंभीर लापरवाही का परिणाम है, जो विद्यार्थियों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। 28 नवंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीएम बांटेंगे लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में 28 नवंबर को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दिन के 12 बजे से आयोजित समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस समारोह के सम्मानित अतिथियों में केवल राज्य सरकार के मंत्री होंगे। उनमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी निहात्रिकी के अलावा झामो कोटे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, दीपक बिरवा, हफीजुल हसन और चमरा लिंडा शामिल हैं। राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 10,000 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इनमें लगभग 8,000 सहायक आचार्य, कीट पालक, पुलिस उपाधीक्षक, राज्य कर पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा के चयनित अधिकारियों के अलावा कई अन्य पदों के सफल अभ्यर्थी शामिल हैं। राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने के लिए रांची DC को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। DC मंजुनाथ भजंत्री तैयारी की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में बन रहे पंडाल और मंच का लगातार जायजा लेने के साथ साथ यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। रांची के GSCA स्टेडियम में टिकटों के लिए भारी भीड़ और कालाबाजारी पर सख्ती। 30 नवंबर के वनडे से पहले पुलिस सतर्क। राजधानी रांची के GSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना है। लंबे समय बाद रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी ने पूरे शहर में उत्साह का माहौल बना दिया है। इस उत्साह का असर टिकट काउंटरों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां हजारों लोग सुबह से ही टिकट पाने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। मंगलवार और बुधवार की भारी भीड़ को देखते हुए GSCA ने फैसला लिया है कि आज गुरुवार को भी टिकट बिक्री जारी रहेगी, ताकि अधिक से अधिक प्रशंसकों को टिकट मिल सके और अनियंत्रित भीड़ से बचा जा सके। इधर बुधवार सुबह होते ही GSCA स्टेडियम के गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। कई लोग रात में ही स्टेडियम के पास पहुंच गए थे, ताकि लाइन में आगे रहकर टिकट ले सके। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की और लोगों को व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगाने की कोशिश की। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर से शांत रहने और धक्का मुक्की नहीं करने की अपील कर रही थी। इसी भीड़ के बीच टिकटों की कालाबाजारी भी सामने आने लगी है। कुछ लोग टिकट लेकर उसे कई गुना कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार की दोपहर GSCA के बाहर पुलिस अधिकारियों ने कई संदिग्ध लोगों को चेतावनी दी है और कुछ लोगों को वहां से हटाया भी है। पुलिस टीम लगातार निगरानी में है, ताकि कोई भी व्यक्ति टिकटों का दुरुपयोग या अवैध बिक्री न कर सके। खूंटी में ट्रक पलटने से लगी भीषण आग, जिंदा जला चालक, खलासी भी झुलसा। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के चुरगी गांव के पास बुधवार को खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर लोह एस्क लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। घटना में ट्रक चालक जिंदा जल गया और खलासी बुरी तरह से झुलस गया है। मृत चालक की पहचान नहीं हो सकी है। वही गंभीर रूप से झुलसे खलासी को रेफरल अस्पताल तोरपा में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रक ओडिशा से जमशेदपुर जा रहा था। वही घटना की सूचना मिलने पर तोरपा के ASP क्रिस्टोफर केरकेटा
पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेम्ब्रम, एसआई अमरेंद्र कुमार मंडल घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस द्वारा सूचना देने के 1 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी, जिस कारण ट्रक बुरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में एएसपी क्रिस्टोफर केरकेटा ने बताया कि हादसे में ट्रक चालक की मौत हुई है और खलासी घायल है। खलासी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृत चालक और खलासी की पहचान नहीं हो सकी है। एएसपी ने बताया कि शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है, साथ ही ट्रक में आग लगने के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। झारखंड में सर्दी का शितम, खूंटी में 6.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। गोड्डा रहा सबसे गर्म, जाने कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम। 25 नवंबर को झारखंड का सबसे ठंडा जिला खूंटी रहा। यहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं सूबे का अधिकतम तापमान गोड्डा जिले में 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही सर्द ठंडी हवाओं के प्रभाव से राज्य में कनकनी बढ़ी है और ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी से लोगों को ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। मौसम केंद्र रांची से जारी ताजा मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार आज 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक की सुबह में कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 12 से 18 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। विराट के बाद रोहित शर्मा पहुंचे रांची। 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबला। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर माहौल बेहद उत्साहपूर्ण है। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-एक कर रांची पहुंच रहे हैं और शहर में क्रिकेट फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी पहले ही रांची पहुंच चुके थे, जबकि विराट कोहली बुधवार सुबह ही शहर में पहुंच गए। एयरपोर्ट पर विराट का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे, जिन्होंने सुबह से ही उनका इंतजार किया। इधर टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। रोहित शर्मा बुधवार देर शाम रांची पहुंचे। उनके स्वागत के साथ ही एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोहित को देखने और उनका वीडियो फोटो लेने के लिए फैंस में खासा उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज दोपहर के बाद टीम इंडिया के और भी खिलाड़ी रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद टीम का पूरा दल एकजुट हो जाएगा। मैच को लेकर जेएससीए की तैयारियां अंतिम चरण में है। मैदान, आउटफील्ड और पिच को बेहतर बनाने का काम लगातार चल रहा है। जेएससीए की ओर से जल्द ही टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। गिरिडीह में 800 पेटी विदेशी शराब बरामद, 4 गिरफ्तार। डुमरी में तस्करी का भांडाफोड़, बिहार जा रही 75 लाख की शराब जब्त। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने बंगाल से बिहार जा रहे एक ट्रक से 800 पेटी चंडीगढ़ निर्मित विदेशी शराब बरामद की है। इस शराब की अनुमानित कीमत 75 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक कार भी जब्त की गई, जो ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक की तलाशी ले तो ऊपरी हिस्से में आलू लदा पाया। संदेह होने पर जब आलू हटाई गई तो उसके नीचे बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां छिपाई हुई थी। उत्पाद विभाग के अधिकारी अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि तस्कर जांच से बचने के लिए कृषि उपज को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरीके से शराब को आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान मौके से हरविंदर सिंह, बिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पंजाब और हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। राज्यपाल ने छात्रों से अवसर सृजन का आह्वान किया। कोल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दिया सफलता का मंत्र। कोल्हान विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में बुधवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने जीवन में सफलता के मूल मंत्र बताते हुए कहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सतत प्रयास, ईमानदारी और मजबूत चरित्र ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। राज्यपाल ने छात्रों से अपील की है कि वे केवल सरकारी या निजी नौकरियों का इंतजार न करें, इसके बजाय उन्हें स्वयं अवसर सृजन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया है कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में नवाचार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप, उद्यमिता और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने 4 सत्रों के कुल 195 स्वर्ण पदक विजेताओं को पदक और उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में कुलपति, विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी, प्रोफेसर, छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
पाकुड़ में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने बॉयफ्रेंड के साथ किया मारपीट, पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। महिला अपने पुरुष मित्र के साथ एक बगीचे के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने महिला और उसके पुरुष मित्र के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसके बाद उन्होंने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बुधवार सुबह पीड़िता नगर थाना पहुंची और थाना प्रभारी बबलू कुमार को घटना की विस्तृत जानकारी दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी। टाइगर मोबाइल के जवानों की मदद से थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। मैया सम्मान योजना की राशि पर साइबर ठगी, महिला के खाते से अवैध निकासी का मामला। साइबर ठगी के नए नए मामले लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन अब साइबर अपराधियों ने सरकारी योजनाओं की राशि पर भी अपना निशाना साधना शुरू कर दिया है। ताजा मामला पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर साइबर ठगों द्वारा अवैध निकासी की गई। तालझारी गाँव की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि जैसे ही मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में आनी शुरू हुई, उसी समय से खाते से पैसे की चोरी होने लगी। महिला के अनुसार बार बार बिना जानकारी के उनके खाते से रकम निकाली जा रही है। सीएसपी संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि समस्या के समाधान के लिए महिला का पुराना खाता बंद कर नया खाता भी खोला गया, लेकिन इसके बावजूद अवैध निकासी का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही इस ठगी के कारण पीड़ित महिला काफी परेशान है। फिलहाल महिला ने इस मामले की शिकायत लिट्टीपाड़ा थाना में दर्ज कराई है। पुलिस साइबर ठगों की पहचान और अवैध निकासी की जांच में जुट गई है। लातेहार और सिमडेगा में 5200 से अधिक पदों के लिए आज लगेगा रोजगार मेला। राज्य के बेरोजगार युवाओं और युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लातेहार और सिमडेगा जिला में आज गुरुवार को रोजगार मेला लगेगा। 5200 से अधिक पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देश पर नियोजन कार्यालय सह मॉडल सेंटर ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 10वीं से स्नातकधारी और टेक्निकल धारक, IIT, BSc आदि अभ्यर्थी इस रोजगार मेला में रोजगार पाने के लिए योग्य होंगे। मेले में निजी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि रोजगार मेला में भाग लेने वाले योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। अगर कोई अभ्यर्थी अभी तक निबंधन नहीं कराए हैं तो वे कार्यक्रम में भाग लेने से पहले स्थानीय नियोजनालय जाकर या जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना निबंधन करा सकते हैं। रामगढ़ पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। बंद घरों में चोरी करते थे, बंगाल में पॉकेट मारी की थी योजना। रामगढ़ पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह का सरगना मोहम्मद हरीरा है, जिसकी निशानदेही पर अन्य 4 सदस्यों को पकड़ा गया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि मोहम्मद हरीरा को पहले गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे चोरी के सामान को रामगढ़, हजारीबाग और रांची के विभिन्न स्थानों पर बेचते थे। अपराधियों के पास से चोरी के जेवरात, चोरी में इस्तेमाल किया गया एक 4 पहिया वाहन, एक बाइक और चोरी के पैसों से खरीदी गई एक कार, एक बाइक, लैपटॉप और टीवी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह रामगढ़ के कुज्जू घाट और बरका काना जैसे इलाकों में बंद घरों को निशाना बनाता था। पुलिस को इन अपराधियों की कई दिनों से तलाश थी। गिरफ्तार अपराधी पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की रैलियों में पॉकेट मारी करने की योजना बना रहे थे और वहां जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने बताया है कि इनकी निशानदेही से हजारीबाग, रामगढ़ और अन्य जिलों में चोरी के कई मामलों का खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी, झारखंड में बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेचे जाएंगे कफ सिरप। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कफ सिरप और नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर के खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में अब कोई भी कफ सिरप या नशीली दवा डॉक्टर की लिखित पर्ची के बिना नहीं बेची जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेडिकल दुकानों, दवा कंपनियों और कफ सिरप बेचने वाले आउटलेट्स पर तत्काल छापेमारी चलाई जाए। छापे के दौरान स्टॉक, सप्लाई रजिस्टर और खरीद बिक्री की पूरी जांच करने को कहा गया है ताकि अवैध व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इन कार्रवाइयों की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट में दाखिल करनी होगी।
संविधान दिवस सरकारी कार्यक्रमों के साथ सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर सरकारी कार्यालयों में जहां संविधान के प्रति आस्था जताते हुए लोगों ने शपथ ली, वहीं राजनीतिक सामाजिक स्तर पर विभिन्न संगठनों के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया गया। झारखंड मंत्रालय में बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सचिवालय कर्मियों को शपथ दिलाई। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया गया। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान हमें समानता, समता, न्याय व स्वतंत्रता के मूल्यों पर करता है एकजुट। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को संविधान दिवस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान निर्माताओं को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश का संविधान हमें समानता, समता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर एकजुट करता है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक ग्रंथ है, एक प्रगतिशील, समावेशी और न्यायपूर्ण देश की आधारशिला है। इस दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि संविधान के आदर्शों को आत्मसात कर हर नागरिक तक विकास, सम्मान और हक अधिकार की पहुंच सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी दी। साहिबगंज में 495 एकड़ में एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब की तैयारी। एएआई टीम ने किया स्थल का निरीक्षण। साहिबगंज जिले के सदर अंचल क्षेत्र की हाजीपुर, दियारा और भीठा में घरेलू एयरपोर्ट व एयर कार्गो हब के निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा चिन्हित लगभग 495 एकड़ भूमि का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली की 6 सदस्यीय टीम ने मेघा रोहिला के नेतृत्व में प्री विजिबिलिटी स्टडी किया। इस दौरान अपर समाहर्ता गौतम भगत, सदर एसडीओ जो है अमर जॉन आइंद तथा सदर सीओ बासुकीनाथ टुड्डू ने टीम को स्थल भ्रमण कराते हुए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई। टीम ने स्थल का भौतिक निरीक्षण कर नक्शे से इसका मिलान किया। प्रस्तावित भूमि के प्रकार, एयरपोर्ट क्षेत्र, रनवे, NH80 व NH33 से दूरी, रास्ते व अप्रोच, आसपास के पहाड़, नदी और तालाब आदि की विस्तृत जानकारी एकत्रित की। अपर समाहर्ता गौतम भगत ने बताया कि दिल्ली से टीम ने निरीक्षण पूरा कर लिया है और लगभग 1 महीने बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि यहां एयरपोर्ट बनना है या नहीं। प्रशासन की ओर से 495 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिनमें 57 एकड़ सरकारी और शेष रैयती भूमि है। पाकुड़ में प्री बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण, उपायुक्त ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा। आगामी मैट्रिक एवं इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 में विद्यार्थियों की तैयारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा परख टेस्ट के तहत प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन जिले भर में 24 से 27 नवंबर 2025 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त मनीष कुमार ने बुधवार को राजकीयकृत उच्च विद्यालय लिट्टीपाड़ा परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और परीक्षा संचालन की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से आकलन किया। उपायुक्त ने कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा को फाइनल परीक्षा की भांति आयोजित करने का उद्देश्य छात्रों में समय प्रबंधन, अनुशासन और वास्तविक परीक्षा दबाव की समझ विकसित करना है। उन्होंने परीक्षा कक्षों, बैठने की व्यवस्था, प्रश्न पत्र वितरण प्रणाली और पर्यवेक्षण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए केंद्राधीक्षक और शिक्षक दल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र छात्रों की वास्तविक तैयारी जानने में अत्यंत सहायक होंगे। रामगढ़ में कुएं में गिरने से सिपाही की मौत, पुलिस केंद्र में दी गई श्रद्धांजलि। रामगढ़ जिला पुलिस बल के सिपाही दशरथ बैठा 56 वर्षीय की कुएं में गिरने से मौत हो गई। वह रामगढ़ सिविल कोर्ट में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। रामगढ़ थाना पुलिस ने बुधवार की सुबह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार सिपाही दशरथ बैठा मंगलवार की रात खाना खाने के बाद किसी से फोन पर बात करते हुए क्वार्टर से बाहर निकले। इसी दौरान कोर्ट परिसर के समीप स्थित समतल खुले कुएं में वे अनजाने में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। दशरथ बैठा का शव बुधवार को रामगढ़ पुलिस केंद्र लाया गया, जहां एसपी अजय कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद एसपी ने सिपाही दशरथ बैठा के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने विभागीय स्तर पर मिलने वाली सहायता राशि भी प्रदान की, साथ ही नियमों के अनुसार सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजा व आश्रित को अनुकंपा आधारित नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।
रांची में कांग्रेस ने धूमधाम से मनाया संविधान दिवस, कहा बीजेपी आरएसएस की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। देश भर में बुधवार के दिन संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी रांची में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने रांची के डोरंडा स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम संविधान को खत्म करने की बीजेपी और आरएसएस की साजिश को कभी पूरा नहीं होने देंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी, कांके विधायक सुरेश बैठा, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन केदार पासवान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने दोनों ही महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान बचाने का संकल्प लिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कच्छप ने कहा कि आज का दिन पूरे देश के लिए विशेष है। बिना संविधान के इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं, जिससे हम पूरा नहीं होने देंगे। राजेश कच्छप ने कहा कि कांग्रेस ने देश को संवारा है और हर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता का फर्ज है कि वह आगे आकर संविधान की रक्षा करे। लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को यह बताने को कहा है कि लोकायुक्त का पद कितने दिनों से खाली है और इस पद पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन करेगी। कॉलेज में हुआ विस्फोट, परिसर में मची अफरा तफरी, जाने फिर क्या हुआ। राजधानी के डोरंडा कॉलेज में बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास कॉलेज परिसर के अंदर स्थित बाथरूम में अचानक जोरदार धमाका हुआ। तेज आवाज सुनते ही पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई और छात्र छात्राओं के बीच दहशत फैल गई। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत स्थल का निरीक्षण किया। जांच में यह बात स्पष्ट हुई है कि बाथरूम में सुतली बम का विस्फोट किया गया था। इस घटना में किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। कॉलेज प्रबंधन ने मामले की लिखित सूचना डोरंडा थाना पुलिस को दे दी है। इसके बाद पुलिस टीम कॉलेज पहुंचकर जांच में जुट गई। सूत्रों के अनुसार बीते कुछ दिनों से कॉलेज परिसर में 2 छात्र गुटों के बीच तनाव चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका इसी विवाद का परिणाम हो सकता है। हालांकि पुलिस अधिकारी सभी एंगल से जांच कर रहे हैं और कॉलेज सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कोडरमा स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख नगद के साथ पकड़ा गया युवक। कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक को 40 लाख कैश के साथ पकड़ा गया। जीआरपी इंचार्ज उपेंद्र कुमार को सूचना मिली कि एक आदमी कोडरमा से कोलकाता ट्रेन से बड़ी रकम कैश लेकर जा रहा है। सूचना को वेरीफाई करने के लिए जीआरपी टीम ने कोडरमा स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेकिंग शुरू की। इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक बैग के साथ खड़ा मिला। शक होने पर जब उसके बैग की तलाशी लेने के लिए कहा गया तो युवक ने मना कर दिया। इसके बाद युवक और उसके बैग को पूछताछ के लिए जीआरपी पोस्ट लाया गया। उसके बैग से 40 लाख कैश बरामद हुए हैं। युवक की पहचान 19 साल के अमित कुमार के रूप में हुई है, जो जमुई के सिकंदरा का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह सोने चांदी का व्यापारी है और शॉपिंग के लिए कोलकाता पैसे लेकर जा रहा था। जीआरपी ने उससे पैसे से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा। उसने इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। जीआरपी इंचार्ज उपेंद्र कुमार ने बताया है कि मजिस्ट्रेट के सामने उक्त पैसे की सीजर लिस्ट तैयार की जाएगी और अमित कुमार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। रांची के जेएससीए स्टेडियम के आसपास निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ओडीआई मैच को देखते हुए रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने बुधवार को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। नगर निगम टीम ने स्टेडियम के चारों ओर उन सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जहां सड़क किनारे दुकानों, ठेलों या अन्य सामानों की वजह से भीड़ और जाम की समस्या बढ़ रही थी। टीम ने जेएससीए गेट के सामने और पारस अस्पताल के बगल में भी अभियान चलाया। यहां सड़क पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, दुकानें और अन्य सामान हटाए गए और कई जगहों पर तो सामान भी जब्त किया गया। इस इलाके के मशहूर ध्रुवा मटन चावल दुकान के उस हिस्से को भी हटाया गया जो सड़क पर जाकर अतिक्रमण कर रहा था। इस दुकान के कारण यहां रोजाना भारी भीड़ लगती थी और सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। नगर निगम ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए इसका अवैध हिस्सा हटाया है।
ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, 80 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस फंड जारी। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तहत राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में रिफरल सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से ALS एम्बुलेंस के क्रय हेतु कुल 80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। आधिकारिक आदेशों के अनुसार यह राशि संबंधित निकासी एवं व्यय अधिकारियों के माध्यम से जारी की जाएगी। संबंधित विभाग और झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची के माध्यम से सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए शहरी स्वास्थ्य सेवाओं और 20 करोड़ रुपए जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग अलग बजट कोष में रखा गया है। हाथियों के झुंड ने डाबूसाई गांव में मचाया उत्पात, 5 घर किया क्षतिग्रस्त, 30 बोरी धान नष्ट। ग्रामीण दहशत में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव प्रखंड अंतर्गत पड़सा पंचायत के डाबूसाई गांव में मंगलवार रात हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई है। लगभग 25 हाथियों के इस झुंड ने गांव में घुसकर 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और खलिहान में रखी 30 बोरी धान को रौंद कर नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड देर रात करीब 11 बजे खारपाल हाथी चौक से होते हुए सिलफोड़ी जंगल के रास्ते गांव में प्रवेश कर गया। हाथियों ने देवराज चातर, सीमा चातर, श्री चातर के घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। देवराज चातर की लगभग 5 एकड़ में लगी धान की फसल को भी हाथियों ने रौंदकर बर्बाद कर दिया। इस अचानक हुए हमले से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और वे सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। घटना के बाद से गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण पूरी रात जाकर अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहे। उनका कहना है कि हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे वे अपने खेतों और घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम बुधवार सुबह डाबूसाई गांव पहुंची। टीम ने प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का आकलन किया। वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हाथियों को जंगल की ओर वापस भेजने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में शराब बेचकर 3900 करोड़ से ज्यादा कमाएगी राज्य सरकार। फिलहाल 2400 करोड़ पहुंचा आंकड़ा। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में शराब बिक्री से 3900 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। फिलहाल विभाग की आय 2400 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने दावा किया है कि मार्च अप्रैल तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अवैध शराब की रोकथाम को लेकर उत्पाद विभाग और अधिक सतर्क हो गया है। हाल ही में अन्य राज्यों का अवलोकन कर लौटी कमेटी की रिपोर्ट का विभाग इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सेंट्रल कमांड सिस्टम और ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। साथ ही मेन पावर की कमी से जूझ रहे उत्पाद विभाग के लिए राहत भरी खबर है। जेपीएससी के जरिए 3 अभ्यर्थियों की उत्पाद निरीक्षक के तौर पर जल्द ही नियुक्ति होगी। विभाग के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 28 तारीख को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। हजारीबाग में 6 बाइक चोर गिरफ्तार, 8 बाइक बरामद। चोर गिरोह का भांडाफोड़, जिले में फैला था नेटवर्क। हजारीबाग पुलिस ने एक बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। इस कार्रवाई की जानकारी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद ने दी। एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पेलावल ओपी क्षेत्र स्थित छड़वा डैम के पास स्थित किसी अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छड़वा डैम के पास से मौसम अंसारी उर्फ गोलू और अभी वकास मलिक उर्फ अरबाज को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर लोहसिंगना थाना क्षेत्र के झील एरिया से गिरोह के 3 अन्य सदस्यों मोहम्मद तौसीफ आलम, मोहम्मद सैफ रजा और इस्लाम अंसारी और करण को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोचा गया। इसके बाद पिलावल ओपी क्षेत्र के पबरा गांव में संदीप कुमार मेहता और गौतम कुमार मेहता के घर पर छापेमारी की गई, जहां से कुल 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। संदीप कुमार मेहता को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में सभी आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में हजारीबाग के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और अब तक कुल 29 मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात सामने आई है। रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएल के तत्कालीन वित्त प्रबंधक अजय कुमार चंद्रा को 3 साल की सजा, लगाया गया जुर्माना।
रिश्वत लेने के आरोप में सीसीएल के तत्कालीन वित्त प्रबंधक अजय कुमार चंद्रा को 3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा भुगतना होगा। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अजय कुमार चंद्रा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। रिश्वत लेने का मामला 5 साल पुराना है। अजय कुमार चंद्रा पर पेंडिंग बिल का भुगतान के एवज में 2,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। सीबीआई ने ठेकेदार से 2,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर वाम दलों ने मोदी सरकार का पुतला फूंका। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड श्रम संहिता के खिलाफ बुधवार को धनबाद में वाम दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित विरोध कार्यक्रम में भाकपा माले, सीटू सहित अन्य वामपंथी संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया और चारों लेबर कोड को तुरंत रद्द करने की मांग की। कार्यक्रम की शुरुआत भाकपा माले के प्रतिवाद मार्च से हुई। प्रतिवाद मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचा और जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में सीटू कार्यकर्ता भी शामिल हुए और श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। नेताओं ने कहा है कि चारों लेबर कोड पूंजीपतियों विशेषकर अडानी और अंबानी के हितों को साधने के लिए बनाए गए हैं। इनके लागू होने से मजदूरों के मूल अधिकारों में कटौती होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि नए लेबर कोड में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं, जो कार्मिकों के शोषण को बढ़ावा देता है। साथ ही मजदूरों के विरोध व आंदोलन करने के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं। वाम दलों ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि मजदूर विरोध लेबर कोड को वापस लेने तक आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रखेंगे। धनबाद में स्कूल परिसर में मिला छात्र का शव, इलाके में फैली सनसनी। धनबाद जिले के गौशाला ओपी क्षेत्र स्थित राजकीयकृत मजदूर उच्च विद्यालय परिसर में संदेहास्पद हालत में एक छात्र का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार वह सुबह घर से नाश्ता कर निकला था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका शव पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। गौशाला ओपी प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल की स्थिति और प्रारंभिक तथ्यों को देखते हुए पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश के स्वास्थ्य कर्मियों से झारखंड आने का किया आह्वान। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देश के सभी डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और स्वास्थ्य कर्मियों से झारखंड आने का हार्दिक आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक संसाधन और सर्वोत्तम सैलरी संरचना उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। डॉक्टर अंसारी ने सभी से निवेदन किया है कि कृपया झारखंड आइए और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। उनका कहना था कि स्वास्थ्य कर्मियों का अनुभव, निष्ठा और सेवाभाव झारखंड को